हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो कुछ डिफरेंट तरह की क्लास है। डिफरेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने आपके लिए इस तरह की क्लास नहीं लेके आई थी मैं। और आज मैं आपके लिए इस तरह की क्लास लेके आई हूँ जिसमें आप खुद पढ़ के और एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यानी कि पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्लास जीटैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटैट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में रहेंगे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, और इनसे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे दिए गए हैं, इसके बाद आएंगे। ठीक है, तो अनुवांशिकता और वातावरण पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम थ्योरी पढ़ते हैं कि ये अनुवांशिकता और वातावरण क्या होते हैं, ये आपस में रिलेट होते हैं या नहीं, या क्या ये आपस में दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले अनुवांशिकता पढ़ते हैं कि हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी की परिभाषा दी गई है कि क्या होती है। माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो भी एक तरह से मानसिक और शारीरिक गुण हम लोगों में आ जाते हैं उसको हम अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, चाहे वो माता पिता हैं या उनके माता पिता हैं, चाहे आप में दादा दादी के भी गुण आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये एक एक प्रथा चली हुई है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के गुण उनमें होंगे और हम में जो है वो अपने पेरेंट्स के गुण होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो शारीरिक बनावट है यानी कि जो एक संरचना है, शारीरिक संरचना, वो भी सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही होती है। जैसे बाल मान लो, रंग मान लो, आंखों का रंग मान लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो संरचना है यानी और उनकी मानसिक बुद्धि वो भी कई बार जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, हेरिडिटी इसको कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अनुवांशिकता क्या होती है। अपने ही माता पिता के जो भी गुण हैं उनमें मानसिक गुण भी आते हैं यानी कि संख्यानात्मक गुण, और शारीरिक गुण यानी कि फिजिकल जो उनमें वैल्यूज है वो भी चेंजेस या वैल्यूज जो कुछ भी कह लो आप वो भी आ जाते हैं। तो उसको ही हेरिडिटी कहा जाता है। अब इसकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। प्रकृति क्या है अनुवांशिकता की? कि यह एक स्थिर स्टैटिक संरचना है क्योंकि जन्म के समय जो जीन हमें मिलते हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो ये एक स्थिर संरचना है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो अनुवांशिकता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मानो कि आप में जो गुण आ गए ना, एक बार आप पैदा हो गए, आप में जो गुण आ गए एक बार पेरेंट्स के, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो कि हम अपने गुणों को चेंज करवा लेंगे, हमें अपने माता पिता के गुण नहीं चाहिए, या हमें उनके जैसी शारीरिक बनावट नहीं चाहिए, हमें उनके जैसा रंग रूप नहीं चाहिए, तो वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये स्थिर है। ठीक है, ये अनुवांशिकता ऐसी चीज है कि जो आपको आपके माता पिता के गुण मिल गए ना वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपने याद रखना है कि अनुवांशिकता जो है वो स्थिर है यानी कि स्टैटिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आधार। अनुवांशिकता का आधार क्या है? अनुवांशिकता का आधार ये है कि मानव विकास का जो आधार है जीन्स और गुणसूत्र यानी कि जो जीन्स हैं और क्रोमोजोम्स जो हैं वो हैं। ठीक है, तो मनुष्य के 23 जोड़े यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं एक मनुष्य में। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के 23 और 23 दोनों ही मिलते हैं और कुल जाके 46 एक जो व्यक्ति बनता है उसमें होते हैं। ठीक है, तो एक मनुष्य जो होता है उसमें अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसमें कुल 46 पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी माता के कितने गुण होंगे, गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो होंगे 23। और अगर आपसे पूछा जाता है आपके अकेले अकेले जैसे पूछा जाता है पिता के कितने होंगे तो वो भी 23 होंगे। ठीक है, तो ये जीन्स और जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स हैं वो बराबर मात्रा में, इक्वल मात्रा में होते हैं, यानी कि टोटल मिला के ये एक
व्यक्ति में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसमें 46 हो जाते हैं। अब प्रभाव देखते हैं कि अनुवांशिकता का क्या प्रभाव होता है, अनुवांशिकता है क्या, उसका क्या प्रभाव और किस चीज पर प्रभाव पड़ता है। तो आंखों का रंग, ठीक है, वो हम हो सकता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर चला जाए, हो सकता है हमें अपने पेरेंट्स का ही आंखों का रंग मिल जाए। जैसे कई बार होता है कि किसी की आंखें जो है वो अंदर से, आप ध्यान से देखना, किसी की पेरेंट्स की आंखें जो है वो अंदर से ब्राउन होती है, तो जो उनके आगे बच्चे हैं वो उनकी आंखें भी वैसी ही होंगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे जो हैं उनमें कितनी हेरिडिटी पेरेंट्स की आ रही है, ठीक है। आगे बुद्धि, अगर हम बात करें कि बच्चे की बुद्धि जो है वो भी कई बार जो है वो अनुवांशिकता के अंदर ही आती है, ठीक है। ये भी अनुवांशिकता के अंदर ही आती है कि कई बार बच्चे जो है वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह उनकी बुद्धि जो है वो रहती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक प्रतिभाशाली अगर पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, ठीक है। कद काठी, यानी कि एक मान लो कि आपकी एक जो पेरेंट्स हैं दोनों ही वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है? यानी कि उनकी हाइट मान लो आप 5'8" और 5'9" के बीच में है, ठीक है? तो आगे उनके बच्चे जो होंगे उनकी भी हाइट वैसी होगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वो 5 तक ही रह जाएँगे या 4 तक ही रह जाएँगे, वो उनकी हाइट भी सेम ऐसी होगी। और बालों की बनावट, ठीक है? उनके बालों की बनावट भी उनके पेरेंट्स जैसी होगी और मुख्य रूप से ये आनुवंशिकता के ऊपर ही चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं। आँखों का रंग, बुद्धि, कद-काठी और बालों की बनावट, ये सभी चीज़ें जो है ये हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उनके पेरेंट्स की कद-काठी या उनके पेरेंट्स के बाल या उनके पेरेंट्स की आँखों का रंग, बुद्धि, ये सब कैसी है, तो वो ये सेम अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, यानी कि वातावरण क्या है। तो वातावरण के रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं पहले कि वातावरण होता क्या है। आप, आई होप कि आपको हेरिडिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वातावरण की यानी कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं अब। तो एनवायरनमेंट वो है कि व्यक्ति के चारों ओर की वे सभी परिस्थितियां जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं, इसे पोषण भी कहा जाता है, ठीक है। मान लो कि एक बच्चा पैदा हो गया, उसमें उसके पेरेंट्स के जीन्स और क्रोमोजोम्स जो है वो अब आ चुके हैं। तो बच्चा जिस माहौल में रहेगा, जिस परिस्थिति में रहेगा, उसको उसका एनवायरनमेंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि बच्चे को एक गुड एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो पैदा होकर जिस तरह के माहौल में रहेगा, जिस तरह की परिस्थिति में रहेगा, बच्चे का बिहेवियर हो सकता है कि उसी तरह का हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह की परिस्थिति या जिस तरह का माहौल उसके बाद होता है, तो उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट और इसको पोषण भी कहा जाता है, ठीक है। इसको नश्चर भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, पोषण भी इसको कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रगति, यह एक गत्यात्मक यानी कि डायनामिक संरचना है, ठीक है। कैसी संरचना है ये एक गत्यात्मक संरचना है क्योंकि ये समय और स्थान के साथ बदलता रहता है, ठीक है। तो जो एक वातावरण है ये कैसा है, ये मतलब संरचना एक, जैसे हमने हेरिडिटी में पढ़ा था कि उसको बदला नहीं जा सकता है, उसको, वो एक स्थिर है, वो स्टैटिक है कि उसको बदल नहीं सकते हम कि अब बच्चे में हमने जो गुणसूत्र बच्चे में आ गए हैं पैदा होने के बाद, उनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बच्चे का एनवायरनमेंट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि जो एनवायरनमेंट है ये गत्यात्मक है, डायनामिक है, और जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो क्यों है गत्यात्मक, क्योंकि ये समय और स्थान के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे मान लो कि एक बच्चा जो है वो घर में है, उसके उसका वहाँ पे एनवायरनमेंट अलग होगा। बच्चा जो है जो स्कूल जाना शुरू करता है तो वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट अलग होगा। तो बच्चा जब रिलेटिव्स के साथ होता है तो वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट अलग होगा। तो ये सब चीजें जो है वो वातावरण कहलाती हैं। नेक्स्ट अब कारक किसके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वातावरण के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला परिवार आता है, ठीक है। परिवार जो है सबसे एक प्राइमरी लेवल का जो एनवायरनमेंट है बच्चे का वो होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले पैदा होने के बाद बच्चा जो है वो अपने परिवार में ही आता है। समाज हो गया, स्कूल हो गया, संस्कृति हो गई और आर्थिक स्थिति, ये जो सभी कुछ हैं ये एनवायरनमेंट के मुख्य घटक हैं, ठीक है। सबसे पहले परिवार हो गया, उसके बाद लोग हो गए आसपास के, समाज जो है, उसके बाद स्कूल जाना बच्चा शुरू करता है, उसकी संस्कृति डिपेंड करती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी एनवायरनमेंट ही कहलाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन्वायरमेंट भी समझ में आ गया होगा कि वातावरण क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि ये गत्यात्मक है और वो जो है स्थिर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि बच्चा जो है जब पैदा होता है तो, और उसमें जो गुणात पेरेंट्स के आ जाते हैं वो आनुवंशिकता है, और बच्चे जो पैदा होने के बाद जिस माहौल में, जिस तरह के मतलब जिस तरह के परिस्थिति में बच्चा रहता है उसको वातावरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुवांशिकता बनाम हेरिडिटी, नेचर वर्सेस नेचर, सॉरी यहाँ पर होना था
हेरिडिटी वर्सेस नेचर। नेचर, अच्छा, नेचर वर्सेस नश्चर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं कि अनुवांशिकता और वातावरण में, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हेरिडिटी जो है मनोविज्ञान के में अनुवांशिकता को प्रकृति यानी कि प्रकृति कहा जाता है, यानी कि नेचर कहा जाता है, और वातावरण को पोषण यानी कि नश्चर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वुडवर्थ, जो एक बहुत महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उनका सिद्धांत यहाँ पे पढ़ते हैं। वुडवर्थ जो है, उनका सिद्धांत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम्स में बहुत बार जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो वुडवर्थ हैं, उनका जो विकास का सिद्धांत है, उन्होंने क्या दिया है। वो मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है, किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो आनुवांशिकता और वातावरण को मल्टीप्लाई करने से बनती है, ठीक है। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब उनका जो एक विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो होती है। तो डेवलपमेंट का ये सूत्र मानते हैं कि विकास इज इक्वल टू आनुवांशिकता मल्टीप्लाई वातावरण। तो दोनों एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे के दोनों ही प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अनुवांशिकता मल्टीप्लाई वातावरण, ये मानते थे, ठीक है। बालक का विकास जो है वो इन दोनों का योग नहीं है, ठीक है। जो इन दोनों का योग नहीं बल्कि गुणनफल है, ठीक है। जो बालक का विकास होगा, तो इन दोनों को जोड़ने से बालक का विकास नहीं होगा, एडिशन करने से बालक का विकास नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का जो गुणनफल किया जाएगा, दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब बालक का विकास जो है वो होगा, ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन नहीं है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। विकास का सिद्धांत ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये अभी आपने याद रखना है कि ये दिया किसने है, वुडवर्थ ने दिया है। नेक्स्ट है शिक्षा में इन दोनों का महत्व क्या होता है, ठीक है। अनुवांशिकता और वातावरण का शिक्षा में क्या महत्व होता है। तो इसका इसमें महत्व होता है कि एक शिक्षक को ये समझना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं, उसका कारण ये दोनों ही कारक होते हैं। अच्छा, अब एक टीचर जो है वो उसको ये समझ जाना चाहिए कि जो बच्चे में आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो जुड़वा भाई भाई क्यों ना हो, चाहे वो सेम दिखने वाले बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ही माता पिता की संतानें क्यों ना हो, वो फिर भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें फिर भी पाए जाते हैं। तो ये जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण का ही कारण होते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षक को समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षक जो है अनुवांशिकता को बदल नहीं सकता है, ठीक है। जो उनकी हेरिडिटी है बच्चे की, उसको बदला नहीं जा सकता है। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि बच्चे की जो हेरिडिटी है उसको टीचर बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वह एक समृद्ध यानी कि अच्छा वातावरण जो है वो प्रदान करके बच्चे को के विकास को अधिकतम कर सकता है, ठीक है। तो बच्चे का जो विकास है उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देकर, चाहे बच्चा जो है किसी भी हेरिडिटी से आ रहा है, किसी भी प्रकार की अनुवांशिकता उसमें पाई जा रही है, बच्चा उसको एक अच्छा वातावरण देकर जो है वो उसके विकास को अधिकतम कर सकता है, ठीक है। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा इन्वायरमेंट टीचर बच्चे को अगर देते हैं तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसका विकास जो है वो बड़ी तेजी से हो जाए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया शिक्षा में इन दोनों चीजों का क्या महत्व है। हमने वुडवर्थ का सिद्धांत पढ़ लिया कि विकास जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण को मल्टीप्लाई करने से बनता है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि ये दोनों का योग नहीं है, विकास जो है वो दोनों का योग नहीं है बल्कि गुणनफल है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कि अनुवांशिकता को प्रकृति भी कहा जाता है यानी कि नेचर भी कहा जाता है, और वातावरण को पोषण यानी कि नश्चर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमने थ्योरीज पढ़ ली हैं। हमें पता चल गया है कि अनुवांशिकता क्या होती है, हमें पता चल गया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, वातावरण क्या होता है। तो हम अब पढ़ेंगे इन दोनों से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सी टैट के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, और
जो भी आपके नोन हैं जिनका सीटेट अभी उन्होंने दिया था क्लियर नहीं हो पाया है, या फिर जो पहली बार सीटेट देने वाले हैं आप उनको जानते हो, तो उनके साथ भी मेरी वीडियोस जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हो, या आपको क्लास कैसी लगती है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और क्लास को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मानव विकास किन दो कारकों का परिणाम है। तो अभी हमने पढ़ा कि विकास जो है वो किन दो कारकों का परिणाम है। तो डेवलपमेंट जो है वो किस पर निर्भर करती है, अनुवांश वंशानुक्रम और वातावरण पर। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए, एग्जामिनर ने एक आपके साथ गेम कर दी है। गेम क्या कर दी है, मैंने भी जानबूझकर इसी तरह के ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है आप ऑप्शन में क्या ढूंढते रहोगे, आप ऑप्शन में ढूंढते रहोगे कि जो एक वंशानुक्रम है वो क्या होता है। ठीक है, वंशानुक्रम जो है उसको अनुवांशिकता को ही कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकता को ही वंशानुक्रम जो है वो कहा जाता है, और वातावरण भी उसी को ही कहा, सॉरी, वातावरण वो इन्वायरमेंट को कहा जाता है। तो वंशानुक्रम जो है वो हेरिडिटी को ही कहा जाता है, उसको अनुवांशिकता भी कहा जाता है और उसको वंशानुक्रम भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसका सही उत्तर जो है वो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो है वो रहेगा कि अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक जो संरचना है वो माना जाता है। तो अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है, अनुवांशिकता को माना जाता है स्थिर। यानी कि अनुवांशिकता को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अनुवांशिकता जो है वो स्टैटिक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, अनुवांशिकता को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे में जन्म के समय जितने माता पिता के गुण आने थे वो आ गए हैं, ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि 23 माता से आएंगे, 23 ही पिता से आएंगे, तो जो गुण आ गए हैं, उनके बालों का रंग, आंखों का रंग, उनको उनको अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अनुवांशिकता जो है वो किस प्रकार की सामाजिक संरचना है, स्थिर है, डायनेमिक नहीं है, गौण नहीं है, प्राथमिक नहीं है, ये है स्थिर यानी कि स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति को क्या प्रकृति का क्या तात्पर्य है। प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति है उसका क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति का तात्पर्य है कि यह एक जैविक एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जैविक विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, प्रकृति पोषण विवाद में और प्रकृति में क्या तात्पर्य है, तो जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धि लवांक यानी कि आईक्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बच्चे का, उसका आईक्यू लेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चा जिस किस प्रकार के माहौल में रह रहा है, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में रह रहा है बच्चा, तो उसका बच्चे के जो बुद्धि लवांक है यानी कि आईक्यू जिसको कहा जाता है, वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो आईक्यू को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि बच्चे का जो सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो आईक्यू को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, बच्चे के बुद्धि लवांक को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपने याद रखना है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, बच्चा किस प्रकार के माहौल में रह रहा है, बच्चे का किस प्रकार का आर्थिक स्तर है, ये बच्चे की बुद्धि को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता है। बच्चे का दिमाग जो है वो खुद का ही रहेगा। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे बच्चा किस प्रकार के सामाजिक माहौल में रह रहा है उसका दिमाग जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रभावित नहीं करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देख लीजिए, हमने हमने अभी ही थ्योरी में पढ़ा कि वुडवर्थ के अनुसार विकास और अनुवांशिकता जो है उसका वातावरण का संबंध क्या है। ठीक है, तो विकास और अनुवांशिकता यानी कि और वातावरण अपॉन वातावरण का संबंध जो है वो क्या है।
ठीक है। तो विकास और अनुवांशिकता मैंने आपको बता दिया। विकास का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो विकास है वो अनुवांशिकता मल्टीप्लाई वातावरण है, ठीक है। माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, डिवाइड नहीं है, ये जो है मल्टीप्लाई अनुवांशिकता और वातावरण का करके जो है वो विकास बनता है, ठीक है। तो वुडवर्थ ये मानते थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो डेवलपमेंट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? वो परिणाम है अनुवांशिकता और वो परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, ठीक है। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अंतः क्रिया, जो दोनों में इंटरेक्शंस होती हैं, उनका परिणाम होता है मानव व्यक्तित्व, ठीक है। मनुष्य का जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को किसका अध्ययन करना चाहिए? तो बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक जो है उसको किसका अध्ययन करना चाहिए? शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए कि बच्चे के पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का, ठीक है। तो शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, उसके बच्चे को व्यवहार जो है, अगर बच्चा व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है या अगर बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा है, मतलब दोनों टर्म को लेके चलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है तब भी बच्चे का जो एक पारिवारिक हिस्ट्री है वो देखी जाती है और बच्चे का सामाजिक वातावरण भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही देखे जाते हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो किस तरह का पारिवारिक माहौल में रह रहा है, बच्चा जो है वो किस तरह की हेरिडिटी से रिलेट कर रहा है, ये दोनों, बच्चे का अगर पॉजिटिव बिहेवियर है तब भी और बच्चे का अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो भी जो है वो व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को इन दोनों चीजों का अध्ययन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है, ठीक है। मुख्य रूप से अनुवांशिकता के संबंधी कारक कौन सा है? तो आंखों का रंग, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में आपको बताया गया है, चिंतन गतिविधि में भागीदारी बिल्कुल नहीं, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति बिल्कुल नहीं, चिंतन का तरीका ये भी बिल्कुल नहीं, हेरिडिटी को डिपेंड करता है। बल्कि जो एक मनुष्य का आंखों का रंग है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर यानी कि अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। बच्चे की आंखों का या फिर मनुष्य की आंखों का रंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? तो जो माता पिता से बच्चों में गुण स्थानांतरित होते हैं, लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उनको हम अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जीन नहीं कहते हैं उनको हम, पर्यावरण नहीं कहते हैं उनको हम, होम्योस्टैपिस्ट नहीं कहते हैं उसको हम अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा है? तो वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है उसकी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, उसका जो टोटल एडिशन है, ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, वी एन झा ने, ठीक है। किसने कहा था? वी एन झा जो थे, उन्होंने कहा था कि वो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जरूर आपने याद रखने हैं। इस तरह की कोटेशंस जो है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। जैसे वुडवर्थ की मैंने आपको बता दी कि वो विकास को क्या मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी एन झा है उनकी भी आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता सूचनाओं का वहन करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करने वाली यानी कि उनको आनुवांशिक सूचनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है ऑप्शन नंबर बी, जीन्स, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जीन्स जो है वो सूचनाओं का वहन करने वाली सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक आनुवांशिकता को नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकता है? एक शिक्षक जो है यानी कि टीचर जो है वो आनुवांशिकता के नकारात्मक प्रभाव, जो आनुवांशिक बच्चे में हेरिडिटी से जो नेगेटिव जो पॉइंट्स बच्चे में आ गए हैं, उनको, उनके प्रभाव को एक टीचर कैसे कम कर सकता है? अब मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि जो आनुवांशिकता है वो स्थिर है यानी कि स्टैटिक है। तो अगर टीचर ने उस नकारात्मकता, उस बच्चे में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ गए हैं अनुवांशिकता के, उसको कम करना है तो टीचर कैसे कर पाएगा? तो उसको कम कर सकता है टीचर उपयुक्त समृद्ध वातावरण प्रदान करके। ये तो मैंने आपको पहले थ्योरी में भी बता दिया था कि
अगर एक टीचर जो है वो बच्चे को एक अच्छा व्यवहार वातावरण जो बच्चे को देता है, तो एनवायरनमेंट बच्चे को अच्छे से देता है, तो बच्चे में जो भी आनुवांशिक जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको है ना एनहांस जो है वो टीचर कर सकता है। अच्छा, एक उदाहरण देके इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊँ तो मान लो कि एक बच्चा जो है उसकी जो हेरिडिटी है, उसमें जो उसके माता-पिता जो हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा मतलब मान लो कि उनकी थोड़ी-सी मंदबुद्धि है, ठीक है? उनके माता-पिता जो है वो थोड़े-से मंदबुद्धि हैं। अब बच्चे की बुद्धि भी उसी प्रकार से बच्चे में आई है, ठीक है? माता-पिता की हेरिडिटी ही बच्चे में आई है, उसकी भी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर अच्छे से कर पाता है। तो अगर टीचर कोशिश करे, उसको डेली जो है उसके प्रैक्टिस करवाए, डेली उसके साथ मतलब अच्छा बिहेव करे, बच्चे को इनकरेज करे कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये बहुत अच्छे से करोगे, तो जो बच्चा है उसको उस तरह के एनवायरनमेंट में रह के बच्चा जो है हो सकता है सबसे गिफ्टेड चाइल्ड बन जाए और सबसे प्रतिभाशाली बच्चा बन जाए, उसका बुद्धि दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर कि बच्चा जो है वो उसके नकारात्मक प्रभाव को एक टीचर गुड एनवायरनमेंट प्रदान करके टीचर चेंज कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मानव संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23, ठीक है? 23 माता के और 23 ही पिता के, ठीक है? तो 23 मिला के 46 जो है वो एक व्यक्ति में गुण होते हैं। 23 जीन्स जो है गुणसूत्र जो हैं यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो माता की तरफ से आते हैं और 23 ही पिता की तरफ से आते हैं। तो दोनों को मिलाकर 46 जो है वो एक गुणसूत्रों कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि वातावरण में की भूमिका के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट की भूमिका के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इनमें से सही कथन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि आनुवंशिकता सीमा तय करती है और वातावरण उसे विकसित करता है। तो आनुवंशिकता जो है यानी कि जो हेरिडिटी है वो सीमा तय करती है और वातावरण उसे विकसित करता है, ठीक है? तो ये वातावरण की भूमिका को लेकर से बिल्कुल सही कथन है। बाकी वातावरण स्थिर नहीं होता है, आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, वातावरण जो है वो डायनामिक है, यानी कि गत्यात्मक है। बुद्धि केवल वातावरण को निर्धारित नहीं होती है, यानी कि केवल वर्ड आ गया तो ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि ये भी गलत हो गया। वातावरण आनुवंशिकता से अधिक महत्वपूर्ण है, नहीं, दोनों की जो भूमिका है वो इक्वल रहती है, ठीक है? दोनों में जो सामंजस्य है दोनों का वो बिल्कुल इक्वल रह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है? दोनों ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है? ये तो अब मैंने आपको बता दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है? वो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया, ठीक है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक ये कारण है कि बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चे में पाए जाते हैं वो आनुवंशिकता और जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको उसके साथ ही बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारक बताना है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक का ही रोल है, दोनों का बराबर इक्वल रोल है कि आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया, ठीक है? जब दोनों ही बराबर रोल प्ले करेंगे, दोनों ही बराबर इक्वल रूप से बच्चे के में रहेंगे, तो जो है वो विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है? बच्चे का जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो तभी हो पाती है जब दोनों जो है हमने अभी वुडवर्थ का फॉर्मूला पढ़ा कि विकास जो है इज इक्वल टू जो आनुवंशिकता है यानी कि वंशानुक्रम है मल्टीप्लाई होता है वातावरण से, तब बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो बनती है, ठीक है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रत्यागमन के नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है वो क्या दर्शाता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन जो है वो दर्शाता है कि संतानों में जो माता पिता हैं उनके विपरीत या औसत गुणों का होना, ठीक है? प्रत्यागमन जो है लॉ ऑफ रेग्रेशन जो है संतानों में माता पिता के विपरीत गुण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को में जिस प्रकार के माता पिता हैं उनको वैसे ही गुण आएंगे, उसमें उसके उनके विपरीत भी गुण आ सकते हैं। और औसत गुणों का होना यानी कि इक्वल इक्वल गुण भी हो सकते हैं बच्चे में, कि जिस प्रकार के पेरेंट्स थे उनमें थोड़े से इक्वल इक्वलिटी के रूप में गुण हो सकते हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ रिग्रेशन ये कहलाता है।
नेक्स्ट है कि विकास की कौन सी अवस्था जो है वो वातावरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो विकास की कौन सी अवस्था जो है वो वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील है, सब के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, तो वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो अवस्था है विकास की, ये सबसे अधिक संवेदनशील है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, विकास की ये सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में जब प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है, तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है तो बहुत कुछ बच्चा जो है वो बहुत क्योरिसिटी बच्चे में रहती है, हर चीज को जानने की उत्सुकता बच्चे में होती है, तो ये सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण विवाद में जो पोषण का तात्पर्य क्या होगा। तो पोषण का तात्पर्य होगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण का परिवेश। ठीक है, वातावरण का परिवेश, वातावरण या परिवेश। ठीक है, वातावरण यानी कि हेरिडिटी, हेरिडिटी को मैं सॉरी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को मैंने आपको बताया कि नश्चर यानी कि पोषण भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि संस्कृति का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कल्चर है उसका बच्चे के विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने अभी पीछे थ्योरीज में पढ़ा था कि जो कल्चर है वो बच्चे को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कल्चर का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि यह केवल शरीर को प्रभावित करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, शरीर को क्यों कल्चर प्रभावित करेगा। ठीक है, ये सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का आधार बनती है। यस, बिल्कुल ठीक है कि जो कल्चर है वो बच्चे के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का जो आधार है वो बनती है। ठीक है, तो बच्चा किस प्रकार से सोशल होगा, किस प्रकार से उसकी बुद्धि होगी, उसका बौद्धिक विकास होगा, वो बच्चे का डिपेंड करता है संस्कृति के ऊपर। ठीक है, किस प्रकार के बच्चे में संस्कार है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट है कि अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक का जनक किसे माना जाता है। अनुवांशिकी का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रेगर हैं, जॉन मेंडल। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, अनुवांशिकी के जनक ये माने जाते हैं, जेनेटिक्स के जनक ये माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये आपने इनका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने से प्रभावित किया है। ठीक है, कथन किसका है। तो ये कथन किसका है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से के आरंभ करने से प्रभावित किया है। तो ये कथन था ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ का। ठीक है, तो वुडवर्थ का ये कथन है कि वातावरण में वे सभी वायु तत्व भी आ जाते हैं जिनका जो व्यक्ति के जीवन में आरंभ करने में प्रभावित किया था। नेक्स्ट है कि यदि कोई बच्चा जो है वो कक्षा में असामान्य व्यवहार करता है तो शिक्षक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। एक बच्चा है, बच्चे जो क्लास में मतलब एक ऐसा बिहेव कर देता है जो नहीं करना चाहिए उसको, तो असामान्य अगर बिहेवियर कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, उसके परिवेश और पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। यानी कि उस इस टीचर को ये समझना चाहिए कि ये किस प्रकार के परिवेश में रहता है, ये बच्चा किस प्रकार के एनवायरमेंट से आता है। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो बच्चे का जो हिस्ट्री है, उसकी पारिवारिक हिस्ट्री है, उसको समझना चाहिए कि ये किस प्रकार के परिवेश से आ रहा है। बच्चे को उसको डांटना नहीं चाहिए। अगर बच्चा जो है वो गलत बिहेवियर अगर क्लास में कर देता है तो टीचर को उसको डांटना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बल्कि बच्चे की पारिवारिक हिस्ट्री और इन्वायरमेंट बच्चे का जानना चाहिए, कि समझना चाहिए कि ये कौन से बिहेवियर कहाँ से, मतलब उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार के माहौल से बच्चा जो है वो स्कूल में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या दो जुड़वा बच्चों का आईक्यू हमेशा समान होता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ हमेशा नहीं, नहीं वातावरण और अन्य कारकों से भिन्नता हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो एक जुड़वा बच्चे हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो पाया ही जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं, वातावरण और अन्य कारकों से भिन्नता हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक जो कुछ भी बनता है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो ये किसका मत है, जो बालक जो कुछ भी बनता है उसका उसके वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। तो ये कौन मानता था इस बात को, इस बात को गॉल्टन मानते थे। ठीक है, गॉल्टन जो थे वो ये मानते थे कि बालक जिंदगी में जाकर जो कुछ भी बनता है, यानी कि वो अच्छा बन रहा है, उसमें पॉजिटिव बिहेवियर है, उसमें नेगेटिव बिहेवियर है, ये डिपेंड करता है उसकी हेरिडिटी के ऊपर। ठीक है, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, तो ये मानते थे गॉल्टन। ठीक है, नेक्स्ट है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें
प्रभावित करती है? किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे एस रॉस ने। ठीक है, जे एस रॉस जो थे उन्होंने कहा था कि वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, जो जो हम यानी कि व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनको प्रभावित करती है। ठीक है, ये जे एस रॉस का कथन था। ये भी आपने याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे एक नवजात शिशु दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे लिखवा लो तो वेरी, ठीक है, और वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी ये क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत बार एग्जाम में आता है। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वातावरण के अनुसार चोर या डॉक्टर बना सकता हूँ। ये दावा जो था ये किसने किया था? ये दावा किया था वॉटसन ने। ठीक है, वॉटसन जो थे ये मानते थे कि वातावरण जो है सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर प्रभाव जो है वो डालता है। ठीक है, ये मानते थे कि जो वातावरण है ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर डालता है। ठीक है, तो वॉटसन का ये कथन था कि वातावरण से मैं उसको एक नवजात शिशु दे दो मेरे पास, मैं उसको जो है वो किस प्रकार का बनाना है ये मैं खुद डिपेंड कर ये बच्चे को मैं ऐसा इन्वायरमेंट दे दूंगा कि आप मुझे बता कर दो कि इस बच्चे को चोर बनाना है या इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है। ठीक है, उसकी वो मानते थे कि हेरिडिटी कोई डिपेंड नहीं करती है इस चीज के ऊपर, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं रहता है बच्चे के उसके बिहेवियर के ऊपर या उसके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के ऊपर हेरिडिटी का कोई रोल नहीं रहता है। वो मानते थे कि केवल और केवल वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का ही प्रभाव रहता है। ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक अगर बच्चे को एक टीचर ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताने हैं तो शिक्षक जो है, टीचर जो है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसको जो है शिक्षण को लचीला और विविध बनाना चाहिए। जो टीचर का शिक्षण है यानी कि जो टीचर जो है वो टीचिंग करवा रहा है उसको लचीला, ठीक है, और विविध जो है वो बनाना चाहिए, यानी कि सभी की समझ के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो एक टीचर जो है वो केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही पढ़ाए और जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं उनके लिए टीचर जो है उस जो है वो उसके उसको सोच के ना चले। ठीक है, टीचर जो है 5 6 6 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हर बच्चे का जो लेवल है सीखने का वो अलग होता है, तो बच्चे को सभी तरह के बच्चों का ध्यान में रखकर ही अपनी टीचिंग जो है वो करवानी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि विकास के बारे में कौन सा विचार जो है वो सही है? तो विकास के बारे में, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से रिपीट हो चुका है कि विकास जो है उसको ये एक सतत प्रक्रिया है जो आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम है। ठीक है, विकास जो है यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, यानी कि और ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को का परिणाम होती है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था विकास इक्वल आनुवंशिकता मल्टीप्लाई वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है अब लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का कि आनुवंशिकता का कार्यात्मक इकाई क्या है? आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई क्या है? आनुवंशिकता जो कार्यात्मक इकाई है, यानी कि ये भी आपने याद रखना है, कार्यात्मक इकाई भी यही है जीन्स, और सबसे छोटी इकाई भी यही है। ठीक है, तो जीन्स आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी आप मुझे ये बताओ कि अम, हमने क्वेश्चन अभी पढ़े, 30 क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है, तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, आप मुझे ये कमेंट करके बताओ सबसे पहले तो, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा? इसी तरह से आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है कि पहले थ्योरी आए उसके बाद हम क्वेश्चन उससे रिलेटेड पढ़े? तो आप मुझे तब भी कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आप अगर इसी तरह से पढ़ना चाहते हो
तो इसी तरह से मैं लेके आऊँगी, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी किसी टॉपिक को उठाकर मैं आपके लिए लेके आ सकती हूँ, ठीक है? आप जिस तरह से सजेस्ट करोगे मैं उसी तरह से अगली क्लासेस जो है वो आपके लिए लेके आऊँगी। बाकी ये क्लास नंबर 5 थी। अगर इसके पीछे की 4 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए। और आज की क्लास यहीं तक थी। 30 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं इम्पोर्टेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की क्लासेस मैं आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है? तो सीटेट की प्रिपरेशन अगर आप दिल से करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।